मुशाइम और हमजा गांव वाले घर पर ही गए थे। अब शहर जाने की दोनों की हिम्मत नहीं हुई थी, इसलिए गाड़ी का रुख उन दोनों ने गांव की हवेली की जानिब मोड़ लिया था। दोनों गुमसुम से लाउंज के सोफे पर बैठे जमीन पर किसी गैर मर्रई नुक्ते को तक रहे थे। उन दोनों ने रास्ते में भी कोई बात नहीं की थी। दोनों के बीच एक गहरी खामोशी थी। हमजा जो हर वक्त उससे लड़ता रहता था, उसको परेशान करता था, आज उसको किसी और का होते देख बहुत तकलीफ हो रही थी। दिल शिद्दत से बंद होता महसूस हो रहा था और दिमाग सिर्फ एक ही बात बोल रहा था कि उसने देर कर दी। आंसू आंखों में जमा होते जिसको वो बेदर्दी से साफ कर देता। उसने बेसाख्ता सर नफ़ी में हिलाया और बेआवाज़ कहा, नहीं, मुझे कोई मोहब्बत नहीं थी उससे, बस दिल के बहुत करीब थी, इसलिए तकलीफ़ हुई। उसने खुद की नफ़ी की और नज़रें घुमाकर मुशाइम को देखा जो सर झुकाए बैठी थी। हमजा ने मुशाइम के कंधे पर हाथ रखा। उसने सर उठाया तो उसकी आंखों में नमी थी, जिस्म ढीला था, वो उसको ठीक नहीं लगी। कोई बात नहीं मिशी, हमजा ने खुद पर जब्त करते मुशाइम को तसल्ली दी। एक बात पूछूं? वो सीधी हुई और सांस अंदर खींची। हाँ पूछ, वो अपनी अंदरूनी कैफियत छुपाते बोला। उसने सर्द सांस खारिज की और नम लहजे में बोली, पसंद करता था ना तू उसको? हमजा कुछ सेकंड के लिए खामोश रहा और बेसाख्ता सर नफ़ी में हिलाया। मुझसे झूठ बोलेगा? उसने उसके कंधे को देखते हुए पूछा। मिशी, मैं खुद से भी झूठ बोलना चाहता हूँ। मेरी नहीं है वो, अब किसी और की है, किसी और के निकाह में है। मेरी नहीं है वो, और ना ही हो सकती है। वो बहुत अलग है और मैं बहुत अलग। हम दोनों बहुत दूर हो गए हैं एक दूसरे से। उसने बोलकर अपने चेहरे पर हाथ फेरा। लेकिन पता है हमजा, अपनी हफ्सा जो बोल रही थी, जो दिखा रही थी, वैसा कुछ भी नहीं है। क्या मतलब? हमजा ने अचंभे से पूछा। जितना मैं देख सकती हूँ और जो मुझे समझ आया, कुछ तो गड़बड़ थी। कुछ तो ऐसा हुआ हमारे आने से पहले उसके साथ जिस पर वो मजबूर होकर ऐसी बात कर रही थी। हफ्सा जो दिखा रही थी ना, वैसा कुछ नहीं था। हमजा पुरदर्द सा मुस्कुराया और सर नफ़ी में हिलाया। नहीं मिशी, ऐसा कुछ नहीं। तुम वकील हो ना, इसलिए शक कर रही हो। वो खामोश हुआ था बोलकर। खैर, दुआ करो कि उसकी आगे की ज़िंदगी अच्छी गुजरे। आमीन, हमजा ने बेआवाज़ कहा और हवेली में निगाह घुमाई। सब कहाँ है मिशी? कोई दिख क्यों नहीं रहा? कमरों में होंगे सब, मैं भी थोड़ा आराम कर लूँ, फिर मिलते हैं सबसे। वो उठते हुए बोली और पलटी। उससे पहले किसी ने उसकी आंखों पर हाथ रखा। मुशाइम ने हाथों पर अपने हाथ रखे और मुस्कुराते हुए बोली, दादाजी, पहचान लिया है मैंने। हाथ हटाइए प्लीज़, वो मुस्कुराते हुए लहजे में बोली तो इकबाल साहब ने मुंह बिसोर कर उसकी आंखों से हाथ हटाया। तुम हमेशा ही ऐसा करती हो, उन्होंने किसी रूठे बच्चे की तरह कहा। ओफो दादाजी, हम आपकी खुशबू से आपको पहचान लेते हैं। वो उनके गले लगते प्यार से बोली। आपकी बात से हमें वो गाना याद आ गया। वो चहक कर बोले, कौन सा? तेरे आने की खुशबू, तेरे जाने का मंजर, तुझे मिलना पड़ेगा, अब ज़माना हुआ। उनके गुनगुनाने पर दोनों ने कह कहा लगाया। कोई दिख क्यों नहीं रहा? मुशाइम सोफे पर बैठते हुए बोली। क्यों, सब आए नहीं मेरे बच्चों से मिलने? नहीं ना दादू, कोई नहीं आया हमसे मिलने। आधा घंटा हो गया हमें तो आए हुए। मुशाइम उनके साथ लगकर बैठते बोली। अभी आते होंगे सब, शायद कमरों में होंगे। मैं पैगाम भेजता हूँ कि शहर से मुशाइम बेग आई है। वो उनकी बात सुनकर मुस्कुराई थी। वो उनकी बात सुनकर खिलखिला कर हंसी। दादू, मैं ज़रा चेंज कर लूँ? हमजा खड़े होते हुए बोला। हाँ जाओ बरखुरदार, तुम और आराम करो, क्योंकि हमें अपनी जान के साथ कुछ पर्सनल बातें करनी है। हमजा उनकी बात सुनकर मुस्कुराया। चलें जी, कर लें आप अपनी पोती से बातें, और मैं मिलता हूँ एक ब्रेक के बाद। वो बोलकर अपने कमरे की जानिब बढ़ा। उसके जाते ही मुशाइम उनकी तरफ मुड़ी। कौन सी पर्सनल बात करनी है मेरे दादाजी ने? वो उनसे लाड करते हुए बोली। आपने कहा था कि आप हमारा रिश्ता देखेंगी, लेकिन अभी तक आपने कोई लड़की नहीं देखी हमारे लिए। वो थोड़े खफा हुए तो मुशाइम ने अपनी हंसी छुपाई। नहीं दादाजी, मैं देख रही हूँ आपके लिए। एक्चुअली आपकी जो डिमांड है ना, उसके हिसाब से वो लड़की मिल नहीं रही, वरना तो कोई भी मिल जाती, कोई भी। आपको पता है, इतनी लड़कियां फ्लैट हो गई थी आपकी पिक्चर देखकर, लेकिन वही कोई आपकी डिमांड पर पूरी उतर ही नहीं रही। अच्छा, ऐसी बात है? कौन फ्लैट हुई है? वो उसकी बात सुनकर इश्तियाक से बोले। मुशाइम के लिए हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। दादाजी, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं भी थोड़ा फ्रेश हो जाऊं, फिर हम इस टॉपिक पर बात करते हैं। कैसा आइडिया है? वो अपनी हंसी कंट्रोल करते बोली। हाँ हाँ जाओ कर लो, कोई मेरा तो सोचता ही नहीं। हमारी तो जोजा हमें छोड़कर चली गई, और अब हम चाहते हैं कि कोई जोजा मिल जाए, वो भी नहीं ढूंढ कर दे रहे हैं आप लोग। मैं भी चला जाऊंगा ना तुम्हारी दादी जी के पास, फिर मालूम होगा। वो खफगी भरे लहजे में बोले थे। प्लीज़ दादू, ऐसी बातें तो नहीं करें ना यार। वो उनके सीने से लगते हुए बोली। मिल जाएगी कोई ना कोई, मैं ढूंढ रही हूँ ना।
प्लीज़। वो उनके साथ लगकर प्यार से बोली तो उन्होंने उसके सर पर अपने लब रखे। जाओ मेरी जान, मजाक कर रहा था, परेशान नहीं होते, तुम आराम करो, मैं मज़े का खाने का बोलता हूँ, जैसे आपको अच्छा लगे। वो बोलकर अपने कमरे की जानिब बढ़ी। आज इकबाल साहब को वो बहुत परेशान लगी थी और हमजा बहुत उदास दिखा था। उन्होंने गहरी निगाहों से उन दोनों की पुश्त को तका था। अम्मी जानी, ये कपड़े इस्त्री हो गए हैं, कबर्ड में रख दूं? सहर कमरे में आते बेध्यानी से बोली और कबर्ड की जानिब बढ़ी। हाँ बच्चे, रख दो, नाहिद बेगम मुस्कुरा कर बोली। सहर ने जैसे ही कबर्ड खोला तो देखकर शौक से आंखें खुली की खुली रह गईं और सदमे भरी आवाज़ हलक से निकली। अम्मी जानी, आपकी और चाचू की कबर्ड तो मैंने कल ही ठीक की थी, फिर किसने ख़राब कर दी? वो माथे पर बल डाले मुड़ी। उन्होंने अनजान बनते हुए पूछा, क्या? कौन सी कबर्ड? अम्मी जानी, ना करें यार, इतनी मेहनत की थी मैंने। वो रोने को हो रही थी। बच्चे, मैंने सच्ची में कुछ नहीं किया, तुम्हारे मुस्तफ़ा लाला के काम है। बोल रही थी मैं उसको कि वाइट शर्ट मेरे कबर्ड में नहीं है, फिर भी इधर ही आकर घुस गए लाट साहब और उलट पुलट कर दिया सब कुछ। अम्मी जानी, तो आपने उनको रोका क्यों नहीं यार? इतनी दफ़ा बोला है आपसे, आप जानती है ना कितनी मेहनत लगती है। मैं नहीं करूँगी अब, ठीक? वो नाराज़ सी होकर बेड पर बैठी। मेरी जान, तुम क्यों परेशान होती हो, मैं कर लूँगी। उन्होंने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। नहीं ना अम्मी जानी, आपकी तबीयत ऐसी थोड़ी है जो अब आप इतना काम करें। उसने उनका हाथ थामते फिक्रमंदी से कहा तो वो उसकी फिक्र पर मुस्कुराई थी। अच्छा चलो, तुम परेशान ना हो चंदा, मैं कर लूँगी। तुमने बुर्राक की बीवी को कमरे में छोड़ दिया है? जी, उसी वक्त छोड़ दिया था। अब तो शायद वो फ्रेश वगैरह भी हो गई होगी। मैं अपना एक ड्रेस भी दे आई थी उनको। बहुत अच्छा किया। कुछ समझ नहीं आ रहा कौन है वो बच्ची, किससे शादी कर ली बुर्राक ने? और तुम्हारे सरदार लाला ने भी मना कर दिया, हम उनसे नहीं मिल सकते। अभी लाला दादा से बात कर लें, फिर हम मिलेंगे। वैसे मिजानी, वो लड़की कितनी क्यूट सी है ना, बोलने वाली गुड़िया। और अम्मा ने उनको थप्पड़ मार दिया, बेचारी के गाल पर निशान आ गया है। उसने हफ्सा को याद दिलाते हुए धमकी भरे लहजे में कहा। अच्छा तुम परेशान मत हो, ना सोचो उसके बारे में, अल्लाह सब ठीक कर देगा। जी अम्मी जानी। वो अच्छे बच्चों की तरह सर हिलाने लगी। अच्छा, उस मुस्तफ़ा का क्या करना है? मेरी बच्ची की सारी मेहनत पर उस लड़के ने पानी फेर दिया। वो उसका ध्यान दूसरी तरफ लगाते हुए बोली। वो जानती थी सहर कितनी हसास थी। वो एक बात को अपने दिमाग पर सवार कर लेती थी, इसलिए फ़ौरन उसका दिमाग भटकाया। हाँ ना, उनकी तो बस ऐसी की तैसी। वो नाक के नथने फुलाकर बोली, ये मिल जाए ज़रा मुझे, फिर बताती हूँ मैं उनको कि किससे पंगा लिया है उन्होंने। कौन मिल जाए? मुस्तफ़ा चहकता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, आप करते ही ऐसे हैं। मैंने क्या किया है? वो अनजान बनते बोला। लाला, बिल्कुल अनजान बनने की ज़रूरत नहीं है। आपने ही मिजानी की कब्र ख़राब की है ना, मैं बात नहीं करूँगी अब आपसे। ओह अच्छा, वो तो मैंने कुछ किया ही नहीं। वो सड़ा हुआ करेला है ना, अपना मुस्तजाब, वो उसके करीब होते बोला। उसकी बात पर वो खिलखिलाई। ए लड़की, तेरे मियाँ को करेला बोल रहा हूँ और तू हंस रही है, बदबख्त, जहन्नुम में जाएगी। वो उसकी बात सुनकर कहका लगाए बिना ना रह सकी। लाला आप बिना, आपको पता है ना वो जो आपके लाला हैं। अरे सीधा सीधा बोलो, सड़ा हुआ करेला, मुस्तफ़ा ने लुकमा दिया। सुन रही हूँ मैं, मेरे बच्चे को तुम दोनों क्या बोल रहे हो? वो मुस्कुराते हुए लहजे में बोली। मी जानी, आप मेरी मम्मा है ना, तो फिर आप उनकी जानिब से क्यों बोल रही हैं? वो कमर पर हाथ टिका कर बोली। आप तो बोलती हैं सहर आपकी बेटी है, तो फिर? हाँ हाँ अम्मा, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? आपने तो मेरे सामने भी कहा था कि सहर अब आपकी बेटी है। तो फिर वो तेल में पानी छिड़कते हुए बोला। ए मुस्तफ़ा, ज़्यादा आग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तुम दोनों कब से उसको सड़ा हुआ करेला बोल रहे थे, इसलिए बस मैंने बोल दिया और तुम दोनों ने मेरी बात पकड़ ली। मी जानी, बार बार तो नहीं बोला हमने, लाला ने सिर्फ 2 बार कहा था। ये करती ही ऐसी है, मैं तो इनकी कुछ लगती ही नहीं। मैं बात नहीं करूंगी अम्मी जानी से। और मुस्तफ़ा की जानिब उसने देखा जो मुस्कुराकर उसी को देख रहा था। ये जो आप इतना हंस रहे हैं ना, मैं आपसे भी बात नहीं करूंगी। सारी मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया। उफ अल्लाह, क्या बनेगा इस कामचोर लड़की का। वैसे मैंने देखा है अम्मा इसको, जब मुस्तजाब अपनी कब्र ख़राब करता है तो ये लड़की मुस्कुरा मुस्कुरा कर उसका कब्र ठीक करती है, और हमारे साथ कैसे नखरे कर रही है। वो एकदम सुर्ख पड़ी थी, खज्जल सी होते हुए बोली। कोई नहीं लाला, ऐसी तो कोई बात नहीं है, और फालतू बात कर रहे हैं आप। अम्मी जानी, ऐसा कुछ नहीं। एक तो ये गलती करते हैं, ऊपर से मानते ही नहीं हैं। ये बचपन में भी यही करते थे, मेरी चीज़ खाकर उन पर इल्ज़ाम लगाते थे और साथ साथ बात भी पलट देते थे। मुस्तफ़ा अपनी हंसी छुपाता हुआ उसके करीब आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। वैसे सहर,
उन पर किन पर? वो छेड़ने से बाज नहीं आया था उसे। लाला ना करे ना यार, वो झुंझला कर बोली और कबर्ड की जानिब बढ़ी। आप करते हैं ऐसे, मैं बात नहीं करूंगी। वो अपने खज्जलपन को छुपाने की खातिर कबर्ड ठीक करने लगी। उसने मुस्कुराकर उसको देखा और उसकी पुश की तरफ आया। सॉरी ना यार, आइंदा नहीं करूंगा, प्रॉमिस। वो कान पकड़ते बोला। नाहिद बेगम भी मुस्कुराकर उन दोनों की ही जानिब देख रही थी। वो मुड़ी तो वो मासूम सा मुंह बनाकर कान पकड़े खड़ा था। लाला, आप हमेशा यही करते हो, वो खफगी से बोली। आइंदा नहीं करूंगा ना, कभी भी, पक्का। जी बिल्कुल पक्का वाला प्रॉमिस। देख लें, वो उससे कंफर्म करते बोली। बिल्कुल पक्का, तेरी कसम। हाय मर जाऊंगी। वो हंसते हुए उसका हाथ अपने सर से हटा गई तो उसने भी जिंदगी से भरपूर कहकहा लगाया। वो अभी तक निकाह के जोड़े में, मतलब सफ़ेद शलवार कमीज में ही था, अलबत्ता चादर हाथ में थी। एक गहरी सांस हवा के सपुर्द करते धड़कते दिल के साथ उसने नॉब पर हाथ रखा और दरवाज़ा ठक की आवाज़ से खोला। वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो दुश्मन जान खामोशी का लिबादा ओढ़े गुमसुम सी शहर के गुलाबी रंग के जोड़े में घुटनों में सर रखे बेड पर बैठी थी। उसने गला खंकार कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया, लेकिन नो रिस्पॉन्स। बुराक ने अपनी चादर बेड पर रखी और चलकर उसके सामने बैठा। कुछ सेकंड तक उसको देखा, फिर हिम्मत करके बोला, बात करनी है तुमसे। हफ्सा ने सुना ज़रूर था, लेकिन रिस्पॉन्स कोई नहीं दिया था। जब उसको रिस्पॉन्स ना देते देखकर वो फिर बोला, एक दफ़ा मेरी बात सुन लो, फिर चाहे जो करना तुम्हारी मर्जी होगी। उसमें हरकत हुई थी। उसने सर उठाकर उसकी जानिब देखा। चेहरा सुर्ख हो रहा था। सीधे गाल पर थप्पड़ का निशान वाज़ेह था। ये निशान कैसा? एक सेकंड, हाथ उठाया तुम पर किसी ने? तुम्हें? उसने पेशानी पर बल डालते पूछा। मैं तुमको जवाब दे नहीं हूँ, वो तड़ाक कर बोली। हफ्सा, बताओ किसने थप्पड़ मारा है? वो आगे होते बोला, तुम्हारी माँ ने मारा है। दूसरा गाल भी हाजिर है, तुम भी अपनी ताकत आजमा लो। आखिर को हूँ तो तुम्हारी बांदी ही ना, उसने नम लहजे में कहा। बुराक ने अपने जबड़े भींचे। किसने बोल दिया तुमको कि तुम मेरी बांदी हो? बीवी हो तुम मेरी। निकाह किया है तुमसे 4 गवाहों के बीच। जब से आई हो एक ही बकवास किए जा रही हो, बांदी हूँ बांदी हूँ। दिमाग जगह पर है तुम्हारा? अच्छा, तो मेरा दिमाग ख़राब है मिस्टर बुर्राक शाह? मेरा दिमाग नहीं, तुम्हारा दिमाग ख़राब है। हफ्सा सीधी हुई। निकाह को मजाक बनाया है तुमने, 4 लोगों के बीच तमाशा लगाया है। मेरा, मेरी ज़ात का, मेरी इज्जत का, हर चीज़ की धज्जियाँ बखेर दी तुमने, और बोल रहे हो कि मैं बीवी हूँ तुम्हारी? दिमाग ख़राब है मेरा। तुम्हें पता भी है मैं हूँ कौन, मुझे पसंद क्या है, करती क्या थी मैं? कुछ अंदाज़ा भी है क्या कर दिया तुमने? मेरी आपो जो मुझे इतना प्यार करती थी, एक नज़र नहीं देखा था उन्होंने मुझे, सिर्फ तुम्हारी वजह से। वो रोते हुए एक ही सांस में बोल रही थी। आंसू आंखों से निकल निकल कर गालों पर बह रहे थे। जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, पता नहीं कहाँ से तुम मेरी जिंदगी में टपक पड़े। आंसू गालों को नम कर रहे थे। चेहरा सुर्ख हो रहा था रोने के बाइस। आवाज़ भी भारी हो रही थी उसकी। लेकिन तुम्हें पता है बुर्राक शाह, बहुत गलत बंदी से पंगा लिया है तुमने। तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम ना बनाई ना तो मेरा नाम भी हफ्सा नहीं। बेदर्दी से आंसू साफ करते वो तैश से बोली। बुर्राक खामोशी से उसके आंसुओं को देख रहा था, जो गालों से होते गर्दन तक जा रहे थे, और फिर वहां से निगाह हटाकर उन भीगी आंखों में देखा। गंभीर लहजे में कहा, मैं सिर्फ तुम्हारी बात का इतना ही जवाब दूंगा और एक सवाल भी पूछूंगा। क्या तुमने कभी पहली नज़र की मोहब्बत की है अफसा? नहीं, और मुझे ये फजूल चीज़ करनी भी नहीं है, उसने स्पार्ट लहजे में कहा। जभी तो तुम्हारे लिए ये सब बातें करना आसान है। मैंने जब तुम्हें पहली बार खेत में देखा तब मुझे एहसास हुआ कि मैं, जिसको सब स्टोन हार्ट बोलते हैं, उसके पास भी दिल है और वो धड़कता भी है। हफ्सा, जब मोहब्बत होती है ना तो इंसान को कुछ भी दिखाई नहीं देता, सारी दुनिया ब्लाइंड हो जाती है। अगर कोई दिखाई देता है तो वो हमारा महबूब। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था यार। जब मैंने तुम्हें हमजा के साथ मॉल में देखा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। तुम्हें किसी और के साथ देखकर बहुत तकलीफ़ हो रही थी मुझे, बस इसलिए तुमसे निकाह कर लिया। तुमको सिर्फ खुद का बना लिया। महबूब की पसंद नापसंद, उसकी खामियां, उसकी गलतियां, मोहब्बत में कुछ नहीं देखा जाता। वो इंसान सब कुछ समेत हमें कबूल होता है। मुझे भी तुम ऐसे ही कबूल हो। मुझे नहीं पता कि तुमको क्या पसंद है, लेकिन अब मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हें क्या पसंद है। तुम क्या करती थी? लहजा गंभीर हो रहा था और आंखों में खुमार बढ़ रहा था। मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, इतनी कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता।
आई लव यू हफ्सा, आई रियली लव यू। मैं नहीं चाहता तुम खुद को बदलो, बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम मेरी बनकर रहो, बस मेरी। उसने बोलकर निगाहें वापस नीचे की। प्लीज़ मिस्टर बुर्राक, अपनी सो कॉल्ड बातों को अपनी ज़ात तक ही महदूद रखें तो अच्छा है। मैं कोई चुम्मू नहीं हूँ जो आपकी इन फजूल की बातों में आ जाऊंगी। उसकी भड़कती आवाज़ पर वो फंसूं टूटा था। बुर्राक चुम्मू वर्ड पर हैरान हुआ था। ये चुम्मू क्या होता है? वो हैरान होते हुए बोला, वही होता है जो तुम हो। मुझे हफ्सा को पटाने की कोशिश कर रहे हो। प्यारी लड़की देखते नहीं आ जाते लाइन मारने के लिए। तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारी प्यारी बातों में आ जाऊंगी? नहीं, लेकिन कान खोलकर सुन लो मेरी बात। हफ्सा हूँ मैं, कोई बाउली लड़की नहीं समझना मुझे नहीं पता अब्बा ने तुमसे क्या मुआहदा किया है, लेकिन मैं बता रही हूँ, निकाह तो मैंने कर लिया, बीवी नहीं बनूंगी मैं तुम्हारी, आई समझ? वो बोलकर जल्दी से वॉशरूम में घुसी। पीछे से उसने हैरान होकर उस आतिश फिशां को देखा। उसने बाथरूम में आकर अपने दिल के मकाम पर बेसाख्ता हाथ रखा जो बेलगाम घोड़े की तरह धड़क रहा था। पूरी हवेली में बहुत मज़ेदार खुशबू रक्स कर रही थी। किचन से मज़े की खुशबू आ रही थी। खाना बहुत लजीज बन रहा था। घर की खवातीन किचन में लगी हुई थी। मुशाइम नीचे ब्लैक पैंट ऊपर ब्लैक ही शर्ट पहने बालों की पोनी टेल में कैद किए हुए नीचे आई तो सामने ही अशर बैठा टीवी देख रहा था। चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई। वो मुस्कुराते हुए उसके करीब गई और बुलंद आवाज़ में सलाम किया। अस्सलामुअलैकुम अदा, क्या हाल है? टीवी में इतना महव हो गए कि बहन आई है, उसको देखने तक की भी फुर्सत नहीं। वो उसके करीब आते प्यार से बोली। उसकी आवाज़ पर अशर ने सर उठाकर उसकी जानिब देखा और रिमोट से टीवी ऑफ करके उठ खड़ा हुआ। वालेकुम अस्सलाम भाई, शहर से बड़े बड़े लोग आए हैं। वो खड़े होते उसको खुद से लगा गया। आओ बैठो और ये बताओ हमारे गरीब खाने का रुख कैसे कर लिया? हाँ, बस सोचा कि छोटे लोगों से भी मिल लेना चाहिए, सवाब मिलता है ना। वो भी उसी के अंदाज में इतरा कर बोली थी। अल्लाह, कितनी ज़ुबान आ गई है ना इस लड़की की। अशर कुछ बोलता, पीछे से नसरीन बेगम मुशाइम की अम्मी ने उसको डबटते हुए कहा, अरे तो ममा, मैंने ऐसा भी क्या बोल दिया है? यही बोला ना कि छोटे छोटे लोगों से भी मिल लेना चाहिए। ये बोलकर उसने कहका लगाया जिसमें अशर ने भी उसका साथ दिया। हाँ हाँ, तुम भी हंसो और मज़ीद हौसला बढ़ाओ इसका। वो अशर को भी डबटते हुए बोली, छोड़े ममा, इतने दिन बाद आई है वो, ऐसे तो ना डांटे। अच्छा ये सब छोड़ो, अब ये बताओ कि कब तक हो तुम लोग यहाँ? वो चहक कर बोला, जब तक आप बोलें। मेरे अदा जैसे बोलेंगे वैसे उनकी मिशी करती जाएगी। वो मुस्कुराते हुए उसकी जानिब देखते बोली, तो फिर कभी ना जाओ, मैं चाहता हूँ मेरी जान मेरे पास है। ओए होए, यही बातें ना सीधा दिल पर लगती हैं। वो निसार होते हुए बोली, तुम्हारे अदा का बस चले ना मिशी तो तुमको यहाँ से निकलने भी ना दे। नसरीन बेगम मुस्कुराते लहजे में बोली, अशर था तो उनकी जेठानी की औलाद, लेकिन उनके लिए बहुत अजीज़ था। मुशाइम भी उनकी बात सुनकर मुस्कुराई। बिल्कुल, मेरा भी बस चले तो मैं अपने अदा के पास ही रह जाऊं, कहीं ना जाऊं। अशर बेग एक ऐसी शख्सियत था जो दुनिया के लिए एक कठोर इंसान था, वहीं मुशाइम बेग के लिए जान देने को तैयार। इस दुनिया में अगर मुशाइम को कोई बेइंतहा प्यार करता था तो वो थे अशर बेग, उसके अदा साईं। वैसे मिशी जान, मुबारक हो भाई। किस चीज़ के लिए? केस जीत लिया, इस चीज़ के लिए बताया मुझे हमजा ने कॉल करके। कितनी स्मूथली तुम लोगों ने सबको हैंडल कर लिया। नहीं यार, उस केस को मैंने अकेले हैंडल नहीं किया, उसमें हमजा ने बहुत साथ दिया और हफ्सा ने भी। ये दोनों साथ नहीं होते तो मैं मेन पॉइंट तक पहुंच ही ना पाती। अच्छा, वैसे है कैसी वो मिस पटाखा? अशर ने हफ्सा को याद करते पूछा। कुछ ज़्यादा ही नहीं लड़कियों की बातें करने लगे आप। अभी भाभी को आवाज़ लगाती हूँ कैसे लड़कियों के बारे में पूछ रहे हैं। अभी आकर आपके पर काटेंगी, मज़ा आएगा बहुत। अबे ओ, मैं कब बातें कर रहा हूँ लड़कियों की? एक दफ़ा पूछा है, और बीबी छोटी बहन है वो मेरी, सगी तो नहीं है ना? वो हंसते हुए बोली। तुम में भी हमजा वाली रूह आती जा रही है। कहाँ वो नौटंकी? अभी तक साहब का चेहरा मुबारक देखा नहीं है, आता ही होगा नीचे। बोल कर आई हूँ मैं उसको। अच्छा और बताओ, अगला केस कौन सा ले रही हैं मैडम? पता नहीं अदा, अभी तो नेक्स्ट कौन सा होगा। वैसे आप बताइए, उस ज़मीन का क्या बना जो शाहों ने कब्जा कर लिया था? अशर के माथे पर बेसाख्ता बल आए। नाम मत लो उन लोगों का। अगर वहाँ वजदान शाह सरदार ना होता ना तो मैं बताता उन लोगों को कि क्या चीज़ हूँ मैं। अच्छा रिलैक्स, ज़मीन हमारी ही होगी, कानूनी तौर पर वो हमारी है क्योंकि हमारे पास उसके कंप्लीट पेपर्स हैं। मैं देखती हूँ उसको, ये कब्ज़ा गलत है, पुलिस आएगी और जगह खाली करवा देंगे। नहीं, तुम दूर रहो इन सब चीज़ों से। वो फ़ौरन बोला, क्यों अदा, मैं आराम से सब देख सकती हूँ। किसी की भी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा करना गलत है और ये कानूनी तौर पर भी गुनाह है।
نہیں پھر بھی مشی تم ان سب میں نہیں پڑو گی، تمہارے لیے یہ سب سیف نہیں ہے، وہ حتمی لہجے میں بولے۔ اچھا ٹھیک ہے جیسا آپ کہیں، لیکن ادا کہیں بھی میری ضرورت پڑے تو آپ کی مشی حاضر ہے، بس ایک کال اور میں یہاں، پھر دیکھ لیں کون سردار ہے اور کون شاہ۔ چلو کھانا لگ گیا ہوگا، کھانا کھاتے ہیں، وہ بول کر اس کے ساتھ ہی اٹھا اور دونوں ڈائننگ کی طرف بڑھ گئے۔